हेलो स्टूडेंट, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग या अप्लाइड मैकेनिक्स। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की थी जो कि आपका बेस हैं। आप उनको अगर नहीं देखा है तो आप उनको एक बार देखिए जिससे कि आपका मैकेनिक्स का बेस क्लियर हो, क्योंकि वो जब तक बेस नहीं क्लियर करेंगे आप तो तब तक बच्चों आप उस पर मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बेस आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है आगे की मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। तो आज भी हम कुछ बेसिक्स टर्म्स पर ही चर्चा करेंगे जो कि आपका पहले चैप्टर का हिस्सा है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कुछ डेफिनेशंस और आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। कुछ टर्म्स आए थे जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्टेंस बताया था और मैंने बोला था कि स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस होती है और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आइए आज हम वही क्लियर करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। जनरली स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है केवल। मैग्नीट्यूड का मतलब यह है जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी लेंथ होगी कोई ना कोई, इसकी कोई ना कोई कितनी लेंथ होगी, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर में इसकी लेंथ होगी। तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये लेंथ क्या कोई ऐसे बोल सकता है कि लेंथ किस डायरेक्शन में है? चाहे मैं इसको ऐसे रख के मीजर कर सकता हूं, ऐसे रख के भी मीजर कर सकता हूं और ऐसे रख के भी मीजर कर सकता हूं। क्या इसमें कोई डायरेक्शन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही होगी। केवल और केवल क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है कि ये इतने सेंटीमीटर का मार्कर है। ठीक, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन, यानी कोई भी उसमें क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है। सच एज, कैसी होती है, मास, कल आपको समझाया था मैंने मास। अब मास ऐसा तो है नहीं कि ये किसी भी बॉडी का मास है, किस डायरेक्शन में है, मास तो मास है ना। दूसरा टाइम, कितना टाइम हो रहा है, 2 आवर्स हो रहे हैं या 2 PM 4 AM, ठीक, इसमें कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब कितने बज गए, कि 2 बजे हैं, किस डायरेक्शन में बजे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। यानी कि केवल और केवल क्या है, टाइम में मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस, आपने इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, किस डायरेक्शन में की, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड, स्पीड भी मैग्नीट्यूड है, स्पीड में भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। लेंथ, अभी मैंने मार्कर की लेंथ को मीजर करके बताया था, ठीक है, तो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड है। वर्क, वर्क में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, वर्क में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल क्या होगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और भी कई प्रकार की क्वांटिटी हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं दोस्तों। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी बात वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड की तो बात की ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन की भी बात हम करेंगे, ठीक है। यानी कि वे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। तो आइए इसको डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं इसको डेफिनेशन, इसको साफ करना पड़ेगा।
वेक्टर क्वांटिटी की लिखेंगे द क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। वेट, वेट क्या है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है। क्या होता है? W बराबर mg, कल बताया था मैंने। इसका कोई ना कोई क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, यानी कितना वेट है, और ये वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये एक फोर्स का टाइप है, ये मैंने कल बताया था। ठीक है ना? ये वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो वेट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी फोर्स 20 न्यूटन का है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर सकता है, करता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है 20 न्यूटन का, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो पूरा मामला ही बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, और फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसी प्रकार अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने कल समझाया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसमें भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और वेलोसिटी में भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आई होप कि आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, और केवल 7 टाइप के होते हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दूसरे यूनिट्स पर वो डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट्स which are internationally accepted for measuring the fundamental quantity, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक, अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए लेंथ, पहला है लेंथ, लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है। इसका जो यूनिट है वो किसी दूसरे के यूनिट के द्वारा नहीं निकाला जाएगा। यानी लेंथ को हम सीधा सीधा मेजर कर सकते हैं मीटर में। किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मास, सेकंड नंबर मास। मास भी क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसका यूनिट इंडिपेंडेंट है, और इसको हम किस में मेजर करते हैं? केजी, यानी किलोग्राम में, किलोग्राम में। आप मेरे साथ इन सबको लिखते जा रहे हैं ना, लिखते जाइए, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के टाइम पर ये काम में आएंगे। ठीक है, मीटर का सिंबल क्या होता है बेटा? स्मॉल एम से प्रदर्शित कर देते हैं इसको, और किलोग्राम केजी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लिखा रहा हूं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। थर्ड की हम बात करें तो टाइम, टाइम फंडामेंटल है, इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड में मेजर कर सकते हैं इसको, और SEC, ठीक, इसका ये सिंबल है। फोर्थ है बेटा, फोर्थ की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस,
अमाउंट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसे हम मेजर करते हैं मोल में, मोल में, यानी पदार्थ की मात्रा, इसे हम मेजर करेंगे मोल में, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL, MOL। इसके बाद में हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे, केल्विन में, केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो है K। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, एम्पियर में, और इसका सिंबल है AMP, ए, या फिर इसको ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए, एम्पियर। नेक्स्ट है बेटा 7, सातवां क्या है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कोई आपने आग को जलते हुए देखा होगा या मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा ना, तो वो किस इंटेंसिटी से जल रही है, वो भी क्या है, उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट होगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और इसका जो यूनिट होगा वो है कैंडला, क्या है बेटा, कैंडला, कैंडला, और इसको, इसका जो सिंबल है वो CD होता है, क्या होता है, CD, CD। तो ये 7 यूनिट हैं, ये क्या हैं, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, जो कि किसी पर, किसी भी दूसरी क्वांटिटी या यूनिट पर निर्भर नहीं करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपने नोट भी कर लिए होंगे। बात हम करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। ड्राइव्ड यूनिट जो हैं ये दूसरे यूनिट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, यानी कि किन पर डिपेंड हो गए, फंडामेंटल यूनिट पर। इन ड्राइव्ड यूनिट को हम बिना फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से नहीं निकाल सकते। ड्राइव्ड यानी कि इनको ड्राइव किया जाता है, निकाला जाता है, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर। तो द यूनिट विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। आप लिख लीजिए इस डेफिनेशन को, और फिर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं। देखिए अभी 7 यूनिट मैंने बताए थे फंडामेंटल यूनिट, अब मैं एक ड्राइव्ड यूनिट की बात करता हूं। मान लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये डिपेंडेंट यूनिट होगा इसका, किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर। पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी का होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान देना इधर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है ना, एक टाइप की लेंथ है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ, और टाइम क्या है, टाइम,
टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। तो लेंथ क्या है बेटा, यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी है, बताया था मैंने। अब देखिए लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सिंबल लिख देता हूं इसका मीटर। और टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्या था, कैसा था, ड्राइव्ड यूनिट था, ये ड्राइव यूनिट था, ठीक है, जिसको मैंने किसके थ्रू निकाला था, फंडामेंटल यूनिट के थ्रू निकाला है। यानी किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को किसके थ्रू निकाला जाएगा, फंडामेंटल यूनिट पर, यूनिट से। इसलिए ये जो ड्राइव्ड यूनिट हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले तो इसके बारे में मैं बताता हूं कि ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया। सिस्टम ऑफ यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए पहले क्या था पुराने जमाने में कि बहुत सारे कंट्रीज आपस में कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से, यानी अपने देश के अंदर ही अंदर व्यापार होता था, ठीक है, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, यानी संपर्क में नहीं थे। समय आगे बढ़ता गया, व्यापार भी बढ़ा, लोगों को वस्तुओं की आवश्यकता हुई, ठीक है, उन्होंने फिर नए नए देशों को खोजना स्टार्ट किया व्यापार के लिए, ठीक है। तो होता क्या था, समस्या कहां पर आई व्यापार में, कि मान लीजिए कोई तो वेट को मीजर कर रहा है पाउंड में, कोई केजी में मीजर कर रहा है, कोई ग्राम में मीजर कर रहा है, ठीक है। तो समस्या यहां आई। अब सारे देशों ने मिलके एक मीटिंग बिठाई और उसमें एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया यूनिट्स का, कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होगा या कुछ भी होगा, रिसर्च वगैरह होगी किसी भी मटेरियल की या कुछ भी होगा, तो ऐसा ही सिस्टम उसमें अपनाया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या डेवलप हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये टॉपिक आ गया वहां से। तो हम इसमें 4 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसमें मैं पहला जो सिस्टम लिखता हूं, तो इसमें पहले एक लाइन लिख देते हैं, देयर आर ओनली 4 टाइप, there are only 4 type of system, there are only 4 type of system। पहला MKS, MKS, MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। यानी कि ऐसा सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, ऐसा सिस्टम जहां पर लेंथ को किस में मेजर किया जाए, मीटर में, वेट को किस में मेजर किया जाए, किलोग्राम में, किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेजर किया जाए, सेकंड में। यह सिस्टम क्या होगा, एमकेएस सिस्टम होगा। यानी लेंथ किस में मेजर की जा रही है बेटा, मीटर में, वेट किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। समझते जाना ध्यान से, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं और ये चीजें बेसिक में आपके एक एक नंबर में पूछी जाती हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। तो पढ़ते जाना, इनको स्किप नहीं करना है। याद रखना,
मान लीजिए किसी पर ये चीजें आती हैं, ठीक है, पता है मुझे आती होंगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को हम स्किप कर देते हैं और वही चीजें हमारी क्या होती हैं, नंबर कटवा देती हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। हो सकता है कि आपने पढ़ रखी हो, लेकिन मैं कोई ऐसी बात बता दूं जो कि आपको नहीं पता हो। ठीक, इसलिए आप देखते जाना। सेकंड 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 हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे बेटा, सेंटीमीटर में। वेट को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। एंड टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में। टाइम की यूनिट सबके लिए सेम रहेगी। थर्ड हम बात करते हैं एफपीएस। ये बेटा इंग्लैंड का सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इंग्लैंड में। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ होती है उसको फुट में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, फुट में। वेट को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। वेट को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ये आप लिख लेना, पूछे जाते हैं। और जो फोर्थ वाला है, प्रॉब्लम यहां इन तीनों में आ रही थी क्योंकि किसी भी देश में एफपीएस चलता था, कहीं सीजीएस चलता था और कहीं चलता था एमकेएस। उसके बाद में 1962 में एक मीटिंग हुई, वहां डेवलप किया गया एसआई सिस्टम। ठीक, और एसआई सिस्टम जो मैंने अभी 7 फंडामेंटल यूनिट लिखाए थे, कौन कौन से लिखाए थे, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडला। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में ये डेवलप किया गया। ठीक, फंडामेंटल यूनिट्स, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, यहां से ही फंडामेंटल यूनिट निकल के आए, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे चारों सिस्टम को। इसमें क्या लिखना है अगर आ जाए तो, वही 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, जो मैं अभी लिखा चुका हूं आपको, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, आई होप आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की और चलते हैं फोर्स की तरफ। फोर्स की तरफ सबसे पहले फोर्स समझते हैं होता क्या है। फोर्स यही है मैकेनिक्स की जान। क्या, फोर्स। मैकेनिक्स में फोर्स ही फोर्स पढ़ना है। तो अब ध्यान इधर होना चाहिए क्योंकि फोर्स ही है मैकेनिक्स। ठीक, और मैकेनिक्स ही है फोर्स, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं। तो हम देखते हैं फोर्स होता क्या है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर, जनरली फोर्स को कैसे डिफाइन किया अभी तक, पुश और पुल, दबाना या खींचना, ये क्या फोर्स है। लेकिन मैकेनिक्स में हम नए टर्म में देखेंगे इसको। एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर, एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी भी बॉडी में चेंज ला दे। ये देखिए चेंज आ रहा है ना, चेंज ला दे या चेंज लाने का एफर्ट करे, चेंज लाने का एफर्ट करे। क्या चेंज ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है, लेकिन
चेंज लाने का एफर्ट कर रहा है। तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉडी में चेंज ही ले आए, चेंज लाने का एफर्ट भी कर सकता है। अभी मान लीजिए मैं इस बोर्ड की ओर एक फोर्स लगाता हूं इधर, तो क्या ये वॉल पीछे गिर रही है? क्या दीवार पीछे गिर गई? क्या नहीं गिरी। लेकिन अगर नहीं गिरी तो क्या फोर्स नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि चेंज लाने का एफर्ट किया, प्रयास किया। ठीक है, और चेंज ला भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, इट इज, लिख लेना इसको ध्यान से, इट इज एन एक्सटर्नल, it is an external effort it is an external effort that change or tends to change लाने का प्रयास, और tends to change the state of rest, or of motion or direction or dimension of body, or dimension of body। यानी कि ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो चेंज लाए, किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई भी बॉडी है रखी हुई है और मैंने फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यानी रेस्ट कंडीशन में थी, उसमें चेंज आ गया। मोशन, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, अचानक से पेड़ से टकरा गई, ठीक, तो क्या होगा? फोर्स लग के उसकी कंडीशन चेंज हो गई, उसका मोशन चेंज हो गया। डायरेक्शन, किसी की कोई भी सीधा जा रहा और उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक, डायमेंशन यानी कि मान लीजिए ये बॉडी है, अभी इसकी डायमेंशन ये, फोर्स लगाई और मैंने इसकी डायमेंशन चेंज कर दी। ठीक है, तो ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी भी बॉडी में चेंज लाए या चेंज लाने का प्रयास करे। ठीक है ना, किसमें? रेस्ट कंडीशन में हो तो मोशन में कर दे, मोशन में हो तो रेस्ट में कर दे, उसकी डायरेक्शन कुछ और हो तो कुछ और कर दे, और दूसरा डायमेंशन को बदल दे या बदलने का प्रयास करे। आई होप कि आप फोर्स को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स एक नंबर में पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, एमकेएस में इसका यूनिट होता है केजीएफ। ठीक है, क्या होता है एमकेएस में। और अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो वहां पर इसको लिखते हैं न्यूटन एसआई सिस्टम में। ठीक है, और सीजीएस की अगर हम बात करें तो वहां लिखेंगे डाइन। ठीक, क्या लिखते हैं बेटा? डाइन। ये सीजीएस में होता है। ठीक है, ये यूनिट्स को याद रखना, और ये जरूर याद रखना कि फोर्स कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क किसे कहते हैं? जब फोर्स को देखा है तो साथ ही साथ वर्क को भी देख लेते हैं। वर्क को भी देख लेते हैं। वर्क, वर्क देखिए, हमने कोई भी
फोर्स लगाया, ये बॉडी है, ठीक, इस पर कोई भी फोर्स लगाया और फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो ये वर्क नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी कि मान लीजिए मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको, ये कोई बॉडी है, ठीक, इधर से हमने इस पर फोर्स लगाया F, ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया F। अब फोर्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस नहीं हो पा रही, तो ये केवल फोर्स होगा, ना कि वर्क होगा। अगर अगर फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी यहां थी और अब कहां आ गई, यहां आ गई, ठीक है, ये बॉडी आ गई यहां पर, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, D हो गया, तो अब वर्क माना जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, वर्क होगा। ये टर्म समझ लेना ध्यान से, तभी आप मैकेनिक्स पढ़ पाएंगे। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर लिखता हूं, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी। तो देखो बेटा, यहां इस फॉर्मूले से भी हम जनरली समझ सकते हैं कि D यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं जीरो कर दूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं जीरो कर दूं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू जीरो और वर्क इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, आइए मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, यहां लिखता हूं इसकी डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट 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 displacement in the direction of force is called work, is called work। ठीक है बेटा, इसको आप लिख लेना, वर्क की डेफिनेशन, फॉर्मूला लिख लेना और ये डायग्राम भी बना लेना, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से देख सकते हैं इसको रिवाइज करके वीडियो को। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अब पावर की, जब वर्क देखा है तो साथ ही साथ हम देख लेते हैं पावर। हालांकि पावर की डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पावर, पावर पावर वर्क यानी कि कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। यानी कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी दो बच्चे हैं, ये कोई दो बालक हैं, ठीक, एक ये है और एक ये है। ये मान लीजिए 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है और ये 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है। तो किसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है। यानी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा वर्क हो रहा है, ठीक, और ये उतने ही टाइम में कम वर्क कर रहा है, ठीक। तो पावर का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में कितना वर्क हम कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम बेटा, पावर बोलेंगे, ठीक है ना।
तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज द वर्क डन, it is the work done per unit time, it is the work done per unit time। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लेना। और अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद में हम अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। न्यूटन साहब हुए थे, उन्होंने फोर्स पर 3 लॉ बताए थे। ठीक है, तो देखिए पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले लॉ में इन्होंने फोर्स की डेफिनेशन बताई है बस। ठीक है ना, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी ना वही है, उसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। पहले लॉ में ये बताते हैं कोई भी बॉडी है वो तब तक स्टेट यानी कि रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये यहां पर रुकी हुई है, ये तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर एक कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के ना रोका जाए। ठीक है, यही क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसके एप्लीकेशंस भी हैं, पहले इसको देख लो, लिख लेना इसको। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जो मैंने बात बताई वही लिखी है। तो इसके एप्लीकेशन क्या है, जब हम बस में या गाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं तो ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। उसका कारण क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि गाड़ी मोशन में है, ठीक है, हमारा बॉडी भी मोशन में है, ये भी ठीक है। अब गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो उसने तो अपना मोशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारी जो बॉडी थी वो उसी स्पीड में चल रही है अभी भी। ठीक है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं और आगे वाली सीट को पकड़ के हम अपने को पीछे करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि तब तक हमारा बॉडी मोशन करता रहेगा जब तक कि उसको बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका नहीं जाएगा। एक माता और एक पुत्र बस में यात्रा कर रहे हैं, माता उसको बार बार बोलती है बेटा पीछे होके बैठ, पीछे होके बैठ। क्यों, क्योंकि वो न्यूटन का पहला नियम जानती है। ठीक है ना, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा, और भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। उसका कारण क्या है, जो घोड़ा है, हॉर्स है, उसने तो अपने बॉडी को मोशन में ले आया वो, लेकिन जो घुड़सवार बैठा हुआ है वो अचानक से अपनी बॉडी को मोशन में नहीं ला पाया और उसकी बॉडी रेस्ट में, अभी घोड़ा चला गया और घुड़सवार गिर गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम देखते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बेटा क्या बताया था, ध्यान से देखना। पहले लॉ में तो क्या बताया, पहले लॉ में डेफिनेशन, ठीक है ना, पहले लॉ में क्या बताई, डेफिनेशन। सेकंड लॉ में उन्होंने फोर्स को कैलकुलेट करना बताया। उन्होंने क्या बताया, फोर्स को कैलकुलेट करना बताया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो फोर्स है उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वास्तव में फोर्स होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड
फोर्स। अब ये मोमेंटम क्या होता है बेटा, सबसे पहले मोमेंटम समझ लो। मोमेंटम जो है, मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, ये बॉडी है कोई, ठीक है, ये मोशन में है, ये क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। अब इसमें कोई ना कोई मास होगा, मास होगा, ठीक, और जब ये मोशन में है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी ना। तो m इंटू वी, वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, मोमेंटम। इसे हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए, यानी कि जो मोमेंटम है ना, ये किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इसका स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, v हो गई। m, इसका मास तो चेंज होगा नहीं, जो यहां पर है इसका मास वही क्या होगा, यहां पर होगा m। यहां पर मोमेंट कितना हो गया, m u, ठीक है, और यहां पर कितना होगा, m v, ठीक है। अब देखिए, अब कितना चेंज हुआ, m v, कितने टाइम, टाइम भी लगेगा ना कुछ, मान लीजिए t हमने ले लिया, ठीक है, m v माइनस m u, m v माइनस m u अपॉन टाइम, यानी किस रेट, कितने रेट में वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। किसके प्रोपोर्शनल बताया था बेटा, f के प्रोपोर्शनल बताया था, ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। m को कॉमन ले लो, f इजकल टू m v माइनस u अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, कल बताया था मैंने, f इजकल टू m a, एक्सीलरेशन बताया था। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आता है सेकंड लॉ से, ठीक है ना, किसका, फोर्स का, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लेंगे, डेफिनेशन को भी नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बात हम करते हैं, इसमें ये बहुत सिंपल लॉ बोला जाता है और ये मैकेनिक्स के लिए बहुत जरूरी लॉ है। इसको देखिए, किसी भी बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, किसी भी बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो दूसरी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज के इस चैप्टर, इसको यूनिट को हम, इस टॉपिक्स को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, आगे इसकी कहानी को बढ़ाएंगे। तो आपने इस पूरे वीडियो को देखा और इसको नोट भी किया होगा। कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो आप फिर से इसको एक्सप्लेन करके, रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सूचना या क्लास का टाइम टेबल अगर आपको जानना हो और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 868650959597। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल जेई क्लासेस मेरठ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, ये सब मिलेगा आपको। और यहीं हम आप अपनी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।